Good morning students, I am Kapil Bankal from NPS Muniyawali School. Previous lecture we are discussing about colligative properties. That the first one is relative loading in vapor pressure and second one is elevation in boiling point. Now we are discussing about third colligative property, that is depression in freezing point. Depression in freezing point. डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को डिस्कस करने से पहले हम डिस्कस करेंगे कि फ्रीजिंग पॉइंट होता क्या है। तो देखिए फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट इट इज दैट टेम्परेचर, इट इज दैट टेम्परेचर at which vapor pressure of liquid state is equal to the vapor pressure of solid state. किसी भी लिक्विड स्टेट का या किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर अगर सॉलिड स्टेट के वेपर प्रेशर के बराबर हो जाए तो उस पॉइंट को हम बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट, उस टेम्परेचर को बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट है। आपने नोट किया होगा कि वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर is 0 degree centigrade. These are the melting point of ice. Melting point of ice. आइस का मेल्टिंग पॉइंट और वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट इक्वल हो जाता है, इसमें देगा इक्विलिब्रियम। तो हमने देखा फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, अब हम देख रहे हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। व्हेन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड टू द सॉल्वेंट, व्हेन non volatile solute is added to the solvent, then freezing point of solution is decreased. This decrease in freezing point, decrease in freezing point is called elevation in boiling, depression in freezing point. Depression in freezing point. देखिए इस बात को एक ग्राफ से समझते हैं। जब हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट किसी भी सॉल्वेंट के अंदर ऐड करते हैं तो जो सॉल्यूशन बनता है उस सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाता है और डिप्रेशन का मतलब यहाँ पर डिक्रीज है। तो देखिए इस बात को ग्राफ से देखते हैं। तो ग्राफ प्लॉट करते हैं टेम्परेचर वर्सेस वेपर प्रेशर, टेम्परेचर वर्सेस वेपर प्रेशर। मान लेते हैं कि आपके पास ये सॉलिड फेज की एक लाइन है या सॉलिड फेज का कर्व है, दिस इज कर्व ऑफ ए सॉलिड फेज। सबसे पहले आपके पास ये जो मैंने कर्व दिखाया है, ये कर्व इस सॉलिड फेज को इस पॉइंट पे टच करता है। इसका मतलब हम मान लेते हैं कि ये जो कर्व हमने देखा है ये सॉल्वेंट के लिए है और एक आपके पास ये कर्व है, मान लीजिए इसने इस पॉइंट पे टच किया, ये आपके पास है सॉल्यूशन। तो इस साइड पे टेम्परेचर है तो इस लाइन को आप डॉटेड लाइन से नीचे लेके इसको भी डॉटेड लाइन से, यहां पर हम फ्रीजिंग पॉइंट दिखाते हैं। ये लाइन फ्रीजिंग पॉइंट है सॉल्वेंट के लिए और ये फ्रीजिंग पॉइंट है सॉल्यूशन के लिए। तो आप देख सकते हो कि ग्राफ के अंदर फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्वेंट का ज्यादा है एज कंपेयर टू सॉल्यूशन। इसका मतलब है इन दोनों का जो टेम्परेचर का डिफरेंस आया है, दोनों के बीच में जो फ्रीजिंग पॉइंट का डिफरेंस आया है, इसको आप बोल सकते हो डेल्टा टीएफ। तो मैं प्रत्येक सिंबॉलिक फॉर्म को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो टीएफ का यहां पर मतलब क्या है, यहां पर टीएफ का मतलब है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। टीएफ नोट का मतलब होता है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट आपके पास है टीएफ। डेल्टा टीएफ is equal to depression in freezing point, depression in
फ्रीजिंग पॉइंट। तो इस ग्राफ से अगर देखें तो एक टाइम ऐसा आएगा जैसे कि सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है वो सॉलिड फेज के वेपर प्रेशर के बराबर हो जाएगा। एक टाइम ऐसे सॉल्यूशन के अंदर अगर देखें तो सॉल्यूशन का एक वेपर प्रेशर सॉलिड के वेपर प्रेशर के बराबर आ जाएगा। तो जैसे ही नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को सॉल्वेंट के अंदर ऐड किया जाता है तो इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाता है, डिग्री। इस ग्राफ से ये रिप्रेजेंट हो रहा है। इसका मतलब डेल्टा टीएफ, जो डेल्टा टीएफ है वो आपके पास आया है टीएफ माइनस टीएफ नॉट माइनस टीएफ, यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट इज ग्रेटर देन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। आप यहां पर ये नोटेशन देख सकते हो कि डेल्टा टीएफ नॉट इज ग्रेटर देन डेल्टा टीएफ। freezing point of the solvent is greater than freezing point of solution. It means freezing point change in freezing point, यानी कि डेल्टा टीएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट। हमें कोई ऐसी कंसंट्रेशन टर्म लेनी है जो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट हो, यानी कि हम ले रहे हैं डेल्टा टीएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, हम लेंगे मोलालिटी। क्या लेंगे? मोलालिटी। और मोलालिटी को स्मॉल एम से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो डेल्टा टीएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल एम। अगर हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो कोई कांस्टेंट लगाएंगे, दैट इज इक्वल टू केएफ into m, where kf is called molar depression constant, molar depression constant। यहां से हम मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट को डिफाइन भी कर सकते हैं। देखिए यहां से kf का मान क्या है, kf इज इक्वल टू मोलारिटी इसके अपॉन में आ जाएगी, तो डेल्टा tf अपॉन में मोलारिटी। यहां से हम केएफ की डेफिनेशन और केएफ का यूनिट भी लिखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट का मतलब यहां पर क्या है और उसका यूनिट क्या होगा। एग्जाम के अंदर एक एक नंबर के अंदर इनके यूनिट जरूर पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट का मतलब क्या है। मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट यानी कि केएफ, डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू आपके पास आया है केएफ इनटू एम। अगर हम मोलारिटी को यूनिटी रख दें, यूनिटी का मतलब 1 होगा, अगर मोलारिटी की वैल्यू 1 रख दें तो यहां पर डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा केएफ, यानी कि मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट है, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट इज equal to the depression in freezing point, depression in freezing point when molarity taken unity, when molarity taken unity। जब मोलारिटी की वैल्यू अपन यूनिटी रखते हैं तो मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट इज ऑलवेज इक्वल टू एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के बराबर आ जाता है। अब हम देखते हैं कि यूनिट, तो आपके पास यूनिट कैसे निकालेंगे। अगर मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट का यूनिट निकालना है यानी कि केएफ का अगर यूनिट निकालना है तो आपके पास केएफ इज इक्वल टू डेल्टा टीएफ अपॉन एम आएगा। डेल्टा टीएफ एक प्रकार का टेंपरेचर है तो हम इसे लिखेंगे केल्विन और मोलारिटी का यूनिट होता है मोल पर किलोग्राम। तो आपके पास क्या आ जाएगा केल्विन किलोग्राम पर मोल। यही यूनिट सेम है मोलर एलिवेशन कांस्टेंट का है और यही यूनिट सेम मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट का है। तो अब एक बात और नोट करना कि वैल्यू ऑफ द केएफ इज ऑलवेज ग्रेटर देन केवी। ये पॉइंट आप नोट करके लिख लेना क्योंकि एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं।
नोट लगा के पॉइंट लिखना है कि वैल्यू ऑफ KF इज ऑलवेज ग्रेटर देन वैल्यू ऑफ K। KF की वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर होगी KB से। तो ये हमने थर्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी देखी है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है। इसके बाद में हम फोर्थ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी स्टार्ट करेंगे। उस प्रॉपर्टी का नेम है ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर को पढ़ने से पहले हम डिस्कस कर रहे हैं ऑस्मोसिस क्या होती है। ऑस्मोटिक प्रेशर को पढ़ने से पहले हमें एक टर्म डिस्कस करनी पड़ेगी कि ऑस्मोसिस क्या है। तो नेक्स्ट टॉपिक का नेम है आपके पास ऑस्मोसिस। समझते हैं ऑस्मोसिस क्या है। मान लेते हैं कि आपके पास एक कंटेनर में वाटर है, उस वाटर में आपने किसी रेजिन को सोक किया है। मान लेते हैं कि आपने इसके अंदर सॉल्यूशन ले रखा है, लो कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन है, इसमें आपने एक रेजिन रख दी, यानी कि रेजिन सोक्ड इन वाटर ओवर ए नाइट। अगर किसी रेजिन को किसी वाटर में रखेंगे तो आप देखोगे कि ये रेजिन फूल जाती है। इसका मतलब यहां से ये वाटर मॉलिक्यूल है लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन, यानी कि सॉल्यूशन साइड से इस रेजिन के अंदर जा रहे हैं। इसका मतलब वाटर की यहाँ पर कंसंट्रेशन क्या है, लो कंसंट्रेशन है, और इसके अंदर कंसंट्रेशन क्या है, हाई कंसंट्रेशन है। यानी कि फ्लो ऑफ द सॉल्वेंट पार्टिकल फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। डेफिनेशन आप लिख सकते हो कि फ्लो ऑफ द solvent particle from low concentration to high concentration through SPM। एक वर्ड आपने यूज किया है SPM। SPM का पूरा नाम है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। SPM की फुल फॉर्म है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो यहां पर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का मतलब क्या है कि मेम्ब्रेन ए मेम्ब्रेन विच एलो ओनली solvent particle do not pass solute particle because size of the solvent particle is much greater than size of solute particle। इसका मतलब क्या है, देखिए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन एक ऐसा मेम्ब्रेन है जिससे केवल ही केवल सॉल्वेंट पार्टिकल पास हो सकते हैं, सोल्यूट पार्टिकल इससे पास नहीं हो सकते, क्योंकि सॉल्वेंट पार्टिकल का साइज बहुत छोटा होता है एज कंपेयर टू सोल्यूट पार्टिकल। तो ध्यान रखना है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की डेफिनेशन आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो हमने ऑस्मोसिस के बारे में देखा। एक और भी है कि ऑस्मोसिस इसी रेजिन को अगर आप NaCl के सॉल्यूशन में ओवर नाइट रखते हो, ध्यान से देखना, अगर इसी फूली हुई रेजिन को आप NaCl के सॉल्यूशन में रखते हो तो यहां से ये वाटर के पार्टिकल या वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएंगे। इसका मतलब लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन में क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। आप ऐसे ही बोल सकते हो कि फ्लो ऑफ द सॉल्वेंट पार्टिकल, एक और डेफिनेशन लिख देते हैं इसकी। ऑस्मोसिस की एक और डेफिनेशन दी है कि फ्लो ऑफ द सॉल्वेंट पार्टिकल, फ्लो ऑफ द सॉल्वेंट पार्टिकल फ्रॉम solvent side to solution side through SPM, सेमी परमेबल। यानी कि सॉल्वेंट के पार्टिकल सॉल्वेंट साइड से अगर सॉल्यूशन साइड में मूव करे तो उसे क्या कह सकते हैं, ऑस्मोसिस। आप ये भी कह सकते हो कि फ्लो ऑफ द सॉल्वेंट पार्टिकल फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। तो हमें ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ने से पहले हमने देखा कि ऑस्मोसिस क्या होती है। एक बात और, ऑस्मोसिस के साथ एक रिलेटेड टर्म आती है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का मतलब होता है इट इज द इंटरमिक्सिंग ऑफ ए पार्टिकल एंड इट इज ए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस।
इसका मतलब एग्जाम में एक क्वेश्चन भी आता है कि राइट द डिफरेंस बिटवीन ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन। तो याद रखना ऑस्मोसिस के अंदर एसपीएम यूज किया जाता है और डिफ्यूजन के अंदर एसपीएम यूज नहीं किया जा सकता। तो ऑस्मोसिस के बाद में हमारे पास लास्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, उस कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का नेम है ऑस्मोटिक प्रेशर। तो देख लेते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है। ऑस्मोटिक प्रेशर, मैं ऑस्मोटिक प्रेशर को पाई से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। मान लेते हैं कि आपके पास एक कंटेनर है, उस कंटेनर के यहां पर दो कंपार्टमेंट बनाए हैं, दो पार्ट बना लिए और ये दो पार्ट किसकी सहायता से बनाए हैं? एसपीएम की सहायता से। हमने दोनों साइड में दो सॉल्यूशन भर दिए। मान लेते हैं यहां पर कंसंट्रेशन लो कंसंट्रेशन है और यहां पर मान लेते हैं हाई कंसंट्रेशन सॉल्यूशन है, हाई कंसंट्रेशन। तो यहां से लो कंसंट्रेशन से मान लेते हैं वाटर मॉलिक्यूल या सॉल्वेंट के पार्टिकल इस साइड में मूव करेंगे, तो ये पार्टिकल इस साइड में जाएंगे तो इसका लेवल बढ़ जाएगा। अगर यहां पर प्रेशर चेक करना चाहते हैं कि इसके द्वारा लगाया गया प्रेशर इस साइड में कितना है, कितना एक्सटर्नल प्रेशर लगा है, तो आप यहां पर क्या करिए, एक पिस्टन का यूज करते हैं। पिस्टन से हम प्रेशर अप्लाई करते हैं P, इसी P को कहा जाता है या इसी पाई भी लिख सकते हैं, इसको कहा जाता है ऑस्मोटिक प्रेशर। यानी कि प्रेशर अप्लाइड ऑन सॉल्यूशन साइड, सो ऑस्मोसिस जस्ट स्टॉप। अब वाटर पार्टिकल के द्वारा कितना प्रेशर इस साइड में लग रहा है, इस प्रेशर को रोकने के लिए हमें कोई एक्सटर्नल प्रेशर लगाना पड़ेगा। तो इसी एक्सटर्नल प्रेशर जो हमने लगाया है, इसके द्वारा ये यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल के जो पार्टिकल लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन मूव कर रहे हैं, ये पार्टिकल यहाँ से रुक जाएंगे। तो जो अप्लाई किया गया प्रेशर है ऑस्मोसिस को रोकने के लिए, उसी प्रेशर को हम क्या कह सकते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर कह सकते हैं। आज हमने कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कंप्लीट कर ली है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि वान टॉप इक्वेशन क्या होती है, वान टॉप इक्वेशन, और इसके बाद में हम देखेंगे कि एक्सपेरिमेंटली ऑस्मोटिक प्रेशर को कैसे मेजर किया जाता है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई है, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।